हेलो गाइस, गुरु स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल गाइस सोर्स स्टडी में। मेरा नाम है गाइस सौरभ कुमार। तो आज जो है गाइस मैं आपके लिए दोबारा से क्लास 12 का गाइस हिस्ट्री का चैप्टर लेकर आ चुका हूँ। चैप्टर नंबर गाइस आपका 7 है। आप देख सकते हैं एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, लगभग 14वीं से 16वीं शताब्दी तक। तो गाइस इस बता दें इस चैप्टर का पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, इस चैप्टर की गाइस कहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे, कहाँ से हम इस चैप्टर की एंडिंग करेंगे, किस बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें, सारी चीजें गाइस आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चैप्टर बहुत ही ज्यादा गाइस इंटरेस्टिंग आपको लगेगा पढ़ने के बाद, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से गाइस मैंने यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास किया है और आगे भी आपको मैं करूंगा। ठीक है, तो गाइस ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा गाइस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। पार्ट 1 है इस चैप्टर का, तो प्लीज वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा ताकि गाइस आपको एक भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत ना आए लिखने में। तो हम सबसे पहले गाइस जान लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो गाइस देखिए, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। तो गाइस ये जो चैप्टर है पूरा विजयनगर साम्राज्य पे ही बेस्ड है टोटली। तो इसी साम्राज्य के बारे में ही यहाँ पे हम बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो बहुत आसान चैप्टर है गाइस विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य गाइस क्या है, इसकी खोज कैसे हुई, ये हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर। सेकंड हम देखेंगे गाइस कृष्णदेव राय के शासनकाल की विशेषताएं। कृष्णदेव राय जो है गाइस इस साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण और प्रतापी शासक माने जाते हैं, जिसके शासनकाल में साम्राज्य काफी ज्यादा फलता फूलता है। ठीक है, उसके बाद गाइस हम बात करेंगे यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य में गाइस एक अमरनायक प्रणाली के बारे में। अमरनायक प्रणाली को लेकर गाइस 4 मार्क्स में, और ये विजय कृष्णदेव राय को लेकर गाइस 4 मार्क्स में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। तो अभी आपको टिक लगा लेना है गाइस, 4-4 मार्क्स में कृष्णदेव राय को लेकर और अमरनायक प्रणाली को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद गाइस हम यहाँ पर बात करेंगे कि विजयनगर साम्राज्य में जल आवश्यकताओं को किस तरीके से पूरा किया जाता था। और बाद में हम देखेंगे विजयनगर शहर में किलेबंदी और सड़कों की व्यवस्था किस तरीके से की गई थी। अब विजयनगर जो था गाइस पूरा का पूरा साम्राज्य इतना महत्वपूर्ण क्यों था, क्योंकि यहाँ पे गाइस सुरक्षा को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया था। और साथ ही साथ जो था ना गाइस यहाँ पर क्या किया गया था, पूरे साम्राज्य की सुरक्षा के लिए जो था पूरे साम्राज्य को किलों से घेरा गया था। तो उसी किलेबंदी के बारे में गाइस हम यहाँ पे बात करेंगे। इस किलेबंदी को लेकर भी गाइस डायरेक्टली 6 मार्क्स 8 मार्क्स में या 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। तो इंपॉर्टेंट है किलेबंदी, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, विजयनगर की स्थापत्य कला के बारे में जानेंगे। स्थापत्य कला को जानने के लिए गाइस हम महानंबी डिब्बा का उदाहरण लेंगे कि महानंबी डिब्बा क्या है, सभा मंडप क्या है और इनको क्यों बनाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है महानंबी डिब्बा, 4 मार्क्स के लिए ध्यान रखना पहले ही। कमल महल, हजार राम मंदिर के बारे में गाइस हम बात करने वाले। इसी तरीके से अन्य मंदिरों के बारे में हम और बात करेंगे, जैसे विरूपाक्ष मंदिर और विठल मंदिर क्या है और उनकी विशेषताएं क्या है। इसके बाद गाइस हम लास्ट में देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य जिसकी स्थापना होती है और इतना बड़ा जो साम्राज्य था भारत में, आखिर इसका पतन कैसे हो गया। तो गाइस ये कुछ आपके टॉपिक हैं जो इस चैप्टर में हम डील करने वाले हैं। इस टॉपिक के बाहर कुछ भी इस चैप्टर में आपको नहीं पढ़ना है, तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलो एक एक करके हम अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर लगभग 14वीं शताब्दी से 16वीं सदी तक। ठीक है, तो लगभग 14वीं से लेकर 16वीं सदी तक यानी कि 200 वर्ष तक जो है साम्राज्य अस्तित्व में रहता है। तो आखिर ये विजयनगर साम्राज्य है क्या भाई, इतने ही अच्छे ढंग से आपको बताऊंगा ना कि आपको जो है इस चैप्टर को पढ़ के मजा आ जाएगा बहुत ज्यादा। जहां जहां पे ध्यान से समझाऊंगा गाइस प्लीज आपको उसको ध्यान से समझना, नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस हम बात कर लेते हैं कि आखिर विजयनगर साम्राज्य है क्या। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य जो है गाइस मध्यकालीन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण साम्राज्य माना जाता है। अब बहुत सारे बच्चों को ना मध्यकालीन इतिहास का मतलब नहीं पता होता है। तो देखिए गाइस क्या है, हमारा जो इतिहास है ना उसको 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक है हमारा प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा है हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। तो मध्यकालीन इतिहास के टाइम पे जो था विजयनगर साम्राज्य अस्तित्व में था, इसलिए गाइस यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि विजयनगर साम्राज्य जो है मध्यकालीन इतिहास में एक महत्वपूर्ण साम्राज्य माना जाता है, जो कि दक्षिण भारत में स्थित एक हिंदू साम्राज्य था। ये कैसा साम्राज्य था, एक मार्क्स में पूछा जा सकता है, कैसा साम्राज्य था, तो हिंदू साम्राज्य था। अब बात कर लेते हैं विजयनगर साम्राज्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आखिर इसके नाम का मतलब क्या है। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य का शाब्दिक अर्थ होता है गाइस विजय का शहर। विजयनगर से ही आपको समझ में आ रहा है कि जीते हुए क्षेत्रों को मिलाकर जो साम्राज्य बनाया गया था उसी को गाइस हम क्या बोलते हैं, विजयनगर साम्राज्य बोलते हैं। और ये दक्षिण भारत में स्थित था। ठीक है, और ये जो है भारत का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जाना माना हिंदू साम्राज्य माना जाता है। ठीक है, जिसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का संगम वंश के 2 भाइयों द्वारा की गई थी। आपको नाम दिमाग में रख लेने हैं, क्योंकि 1 मार्क्स में गाइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यहाँ से किस वंश ने की थी या किन 2 भाइयों ने की थी। तो हरियर और बुक्का ने की थी या संगम वंश ने इसकी स्थापना करी थी, कब, 1336 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया जी, बिल्कुल समझ में आ गया। अब विजयनगर साम्राज्य जो था गाइस वो उत्तर में कृष्ण नदी से लेकर सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था और इसकी प्रथम राजधानी आनेगोंडी थी। कौन सी थी गाइस इसकी प्रथम राजधानी, आनेगोंडी थी। अब यहाँ से आप क्या समझे, यहाँ से आपने ये समझा कि विजयनगर साम्राज्य क्या है, विजय क्षेत्रों को मिलाकर जो शायद साम्राज्य बनाया गया तो उसी को हम विजयनगर साम्राज्य कहते हैं, जिसकी स्थापना 1336 में कौन करता है, संगम वंश के 2 भाई होते हैं हरियर और बुक्का, वो उसकी स्थापना कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं दक्षिण भारत में स्थित कहाँ था, मैप के अकॉर्डिंग देखते हैं।
तो देखिए गाइस, आपको पता है भारत का उत्तरी भाग है और भारत का पूर्वी भाग और भारत का पश्चिमी भाग है। तो भारत के जो दक्षिणी भाग था ना गाइस, नीचे का जितना भी हिस्सा था, यहाँ पर अगर आप अपनी बुक को उठा के देखोगे तो आपको ढंग से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दक्षिण भारत में जो गाइस इतने हिस्से में स्थित साम्राज्य था, उसी को गाइस हम क्या बोलते हैं, विजयनगर साम्राज्य कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आ गया, ये इसका मैप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसकी स्थापना होती कैसे है, बहुत सारे आपको YouTube चैनल्स पे गाइस हर जगह आपको यही पढ़ाया जाता है कि 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का जो है दो भाई इसकी स्थापना कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या कारण था वो मैं आपको बताता हूँ। तो वो आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, स्टोरी है। ठीक है, वो पेपर में नहीं पूछी जाएगी, बस आपके मैं नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, हरिहर और बुक्का जो थे प्रारंभ में हिंदू थे। क्या हुआ था गाइस, जब विजयनगर साम्राज्य इस टाइम पीरियड में यहाँ पर स्थित था, ठीक है, तो उसके उत्तर में क्या था गाइस, दिल्ली सल्तनत का शासन हुआ करता था। यहाँ पे जो था गाइस, लगभग आपको पता है कि 1200 ईस्वी के पास जो था क्या था, दिल्ली सल्तनत अस्तित्व में थी। और इस टाइम पीरियड में जो था गाइस, तुगलक वंश का शासन चल रहा था। आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत में 5 वंश आते हैं, गुलाम वंश, तुगलक वंश, ठीक है, आपका इस तरीके से 5 वंश आते हैं। जो तुगलक वंश था ना गाइस, तो इसके जो इसके शासक थे गाइस, मोहम्मद बिन तुगलक, वो क्या करते हैं गाइस, हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों को गाइस क्या करते हैं, बंदी बना के जेल में डालते हैं और जबरन इनको क्या करते हैं गाइस, इस्लाम धर्म कबूल करवाते हैं। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। और क्या करते हैं गाइस, वो इन दोनों ही भाइयों को वो जो था दक्षिण भारत में भेजते हैं। क्यों भेजते हैं, ताकि वो दिल्ली सल्तनत का जो यहाँ से लेकर यहाँ से साम्राज्य फैला हुआ था ना, वो जो था दक्षिण भारत तक फैला सके। इसी उद्देश्य से गाइस मोहम्मद बिन तुगलक इन दोनों भाइयों को दक्षिण भारत में भेजते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं गाइस, दोनों ही भाई कुछ क्षेत्रों को जीत तो लेते हैं, वो दिल्ली सल्तनत के क्षेत्र में विस्तार करने की बजाय क्या करते हैं, अपना खुद का साम्राज्य खड़ा कर देते हैं। और उन क्षेत्रों को जीतकर, जिस क्षेत्रों को जीतकर जो यहाँ पे साम्राज्य खड़ा किया गया था गाइस, उसी साम्राज्य को गाइस हम क्या बोलते हैं, विजयनगर साम्राज्य बोलते हैं। तो आई बिलीव यहाँ से आपको अच्छे समझ में आएगा कि एक्चुअल में इसकी स्थापना कैसे होती है। कि हरिहर और बुक्का को गाइस जब तुगलक वंश के शासक अब बंदी बनाकर यहाँ पर भेजते हैं अपनी दिल्ली सल्तनत के क्षेत्र में विस्तार के लिए, ये क्या करते हैं गाइस, यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के क्षेत्र में विस्तार करने की बजाय अपना खुद का साम्राज्य खड़ा करते हैं कुछ क्षेत्रों को जीतकर, और तब जाकर जो है भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो जाती है, जो कि दक्षिण भारत में स्थित होता है। प्रारंभ में जो था कुछ छोटे हिस्सों में था, लेकिन धीरे धीरे काफी ज्यादा एरिया में फैल गया था, और ये जो था गाइस एक हिंदू साम्राज्य माना जाता है। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले ना आप ये बात जान लीजिए कि जब विजयनगर साम्राज्य का इस टाइम पीरियड में दक्षिण भारत में स्थित था, तो इसके आसपास में जो था गाइस कुछ अन्य साम्राज्य भी अस्तित्व में थे। जैसे मैंने आपको बताया कि उत्तर भारत में जो था गाइस दिल्ली सल्तनत का शासन हुआ करता था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत थी। और यहाँ की बात करें गाइस, पूरा उत्तर पूर्व पश्चिम की बात करें तो यहाँ पर गाइस कुछ राजपूतों का शासन हुआ करता था। ठीक है, और इसके ऊपर में अगर आप देखोगे थोड़ा सा विजयनगर के ऊपर, तो यहाँ पर गाइस आपका बहमनी साम्राज्य होता था। ठीक है, तो उस तरीके से गाइस विजयनगर के टाइम पे जो था उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन हुआ करता था। इसके ऊपर में जो था, थोड़े से ऊपर की बात करेंगे उत्तर में, तो यहाँ पर बहमनी साम्राज्य, और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो गाइस राजपूतों का शासन हुआ करता था। तो गाइस होता क्या था कि जब ये जो विजयनगर साम्राज्य के टाइम पीरियड में, इस टाइम पीरियड में अन्य राजा जो थे वो भी अस्तित्व में थे। तो विजयनगर के जो शासक थे गाइस, विजयनगर शासकों का जो था गाइस, इन साम्राज्यों के शासकों के साथ जो थी आपसी हमेशा तनातनी चलती रहती थी। वो क्यों चलती थी, उसका मेन रीजन गाइस ये था कि यहाँ पर एक नदी बहती थी, तुंगभद्रा। अगर आप अपनी बुक को अच्छे से देखोगे तो आपको देखने में दिखेगा कि तुंगभद्रा नदी कुछ इस तरीके से दिखेगी, और यहाँ से गाइस आपकी कृष्ण नदी बहती है। ठीक है, तो इन कृष्ण नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच का ना गाइस एक क्षेत्र था जिसे दोआब बोला जाता है। अब यहाँ से एक चीज आपको यहाँ पे दिमाग में बिठा लेनी है कि जब भी दो नदियां निकलती है, उनके बीच का जो क्षेत्र होता है ना गाइस, उसे दोआब बोलते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र होता है। तो क्या था, कृष्ण नदी और तुंगभद्रा नदी के मध्य का जो बीच का क्षेत्र था ना गाइस, रायचूर क्षेत्र, दोआब क्षेत्र, तो इसको लेकर जो था गाइस विजयनगर शासकों की जो था अपने जो पड़ोसी शासक थे उसके साथ जो थी गाइस हमेशा तनातनी चलती रहती थी। ये बात यहाँ पे आपको याद रखनी है। तो विजयनगर की गाइस हमेशा किस साम्राज्य के साथ तनातनी चलती थी क्षेत्र को लेकर, तो वो था गाइस आपका बहमनी साम्राज्य, जो कि इसके उत्तर में स्थित था। यहाँ से आपको इतना समझ में आ गया जी? बिल्कुल समझ में आ गया। जहां से गाइस मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताया वो आपको याद रखना है, वो स्टोरी कैसे वो दो भाई की स्थापना करते हैं। कालखंड की बात करें विजयनगर साम्राज्य की, तो 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी तक ये अस्तित्व में रहा था। लगभग कह लीजिए 1336 से लेकर 1565 तक जो था विजयनगर साम्राज्य भारत के दक्षिण भाग में यहाँ पर स्थित था। ठीक है, अब विजयनगर साम्राज्य का गाइस वर्तमान नाम की बात करें तो हम्पी है। एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है विजयनगर साम्राज्य का वर्तमान नाम क्या है? हम्पी है, जो कि यहाँ की स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम पर रखा गया। यहाँ की एक देवी थी मातृ देवी, स्थानीय देवी पंपा देवी, उसके नाम पर जो है हम्पी का नाम, हमने विजयनगर साम्राज्य का नाम हम्पी रख दिया है। ठीक है, इस साम्राज्य में गाइस विभिन्न भाषा को बोलने वाले तथा विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहा करते थे, और इस समय तक इस साम्राज्य में मुख्यतः 4 अलग अलग वंशों द्वारा शासन किया गया है, जिनका वर्णन क्या है, निम्नलिखित है। तो क्या होता क्या है, देखिए संगम वंश मैंने आपको बताया कि साम्राज्य की स्थापना करते हैं। जब संगम वंश गाइस क्या होता है, समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद अनेक वंश आता है। जैसे दिल्ली सल्तनत में 5 वंश होते हैं, इस तरीके से गाइस क्या होता है, हमारे
विजयनगर साम्राज्य में गाइस मुख्यतः 4 वंश उभर कर सामने आते हैं जो इस साम्राज्य को आगे लेकर जाते हैं। तो वो 4 वंश कौन से हैं वो आपको नाम यहाँ पे याद रखने हैं, थोड़े से इंपॉर्टेंट है। ये जो संस्थापक है ये बेशक आप चाहो तो याद रखो या मत रखो, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी जो आपके गाइस नाम है वो आपको याद रखनी है। 4 वंश कौन से थे, कब से कब तक ये अस्तित्व में रहे थे। ठीक है, तो पहला वंश कौन सा होता है जो विजयनगर साम्राज्य पे अपना शासन भार चलाता है, तो वो होता है गाइस संगम वंश, जिसके गाइस संस्थापक होते हैं संगम। और ये संगम जो होते हैं गाइस हरिहर और बुक्का के पिता होते हैं। इन्हीं के पिता के नाम पर इस वंश का नाम गाइस संगम वंश पड़ता है। 1336 से लेकर 1485 तक ही शासन करते हैं विजयनगर पे। अब जब विजयनगर साम्राज्य में गाइस संगम वंश समाप्त होता है तो उसके बाद आते हैं गाइस सुलूभ वंश। होता है क्या आखिर में कि एक वंश ना दूसरे वंश को समाप्त करके तब अपनी गद्दी पर जो है स्थापित होता है, कह लीजिए कि सत्ता उसके हाथ में आती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्रम चलता रहा इनका विजयनगर साम्राज्य में। जब विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश समाप्त होता है तो सुलूभ नरसिंह जो होते हैं गाइस वो सुलूभ वंश की स्थापना करते हैं जो 1485 से 1505 तक रहता है। सुलूभ नरसिंह को गाइस कौन हरा देता है, मार देता है, तो वीर नरसिंह होते हैं वो हरा देते हैं इसके अंतिम शासक को, सॉरी। ठीक है, सुलूभ वंश के जो तुलुभ वंश की स्थापना की जाती है। और तुलुभ वंश जो है गाइस विजयनगर साम्राज्य में महत्वपूर्ण वंश माना जाता है क्योंकि इसी वंश से गाइस संबंधित थे हमारे कृष्णदेव राय, जो कि इस साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण और प्रतापी शासकों में से एक माने जाते हैं। जब तुलुभ वंश समाप्त होता है 1570 में, तब जाके गाइस अराविदु वंश आता है और अराविदु वंश की स्थापना करते हैं गाइस हमारे तिरुमल। कौन इसकी स्थापना करते हैं, तो तिरुमल इसकी स्थापना करते हैं। तो इस तरीके से गाइस विजयनगर साम्राज्य में हमने देखा कि 4 वंश जो है यहाँ पर गाइस शासन को चलाते हैं। पहला होता है संगम वंश, दूसरा होता है आपका सुलूभ वंश, तीसरा होता है तुलुभ वंश और चौथा होता है अराविदु वंश। आपको ये सन याद नहीं रखने कब से कब तक रहते हैं, बाकी आप ये नाम याद रखेंगे। ठीक है, नोट में मैंने क्या लिखा है देख लीजिए। मैंने वही बात लिखी है जो आपको पहले समझाई होगी कि विजयनगर साम्राज्य की हमेशा इसके उत्तर में स्थित बहमनी साम्राज्य तथा अन्य पड़ोसी राज्यों के साथ उपजाऊ क्षेत्र रायचूर को लेकर गाइस हमेशा तनातनी चलती रहती थी। मैंने आपको बताया ना कि 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र था दोआब क्षेत्र, उसे रायचूर बोला जाता था। आप अपनी बुक में उस नदियों को याद रखिएगा प्लीज, मैप में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उस क्षेत्र को लेकर हमेशा इस विजयनगर साम्राज्य की जो था अन्य पड़ोसी राज्यों के साथ लड़ाई चलती रहती थी। अब बात कर लेते हैं विजयनगर साम्राज्य की आखिर ये खोज होती कैसे है, जिस साम्राज्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि दक्षिण में स्थित था, आखिर इसके बारे में हम पता कैसे लगा पाए। तो देखिए, साम्राज्य के बारे में किसी एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि अनेकों व्यक्ति ने योगदान दिया, तब हम इस साम्राज्य के बारे में पता लगा कि दक्षिण भारत में जो था इस तरीके का साम्राज्य भी अस्तित्व में रहा था। अब कैसे इसकी खोज होती है, तो देखिए सर्वप्रथम हम्पी के अवशेषों, यहाँ पे गाइस थोड़ी सी ना मिसप्रिंटिंग सी लग रही है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो मैं बोल के बता रहा हूँ वही एग्जैक्ट है। सर्वप्रथम हम्पी के अवशेषों की 1800 ईस्वी में कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा खोज की गई। ये कर्नल कॉलिन मैकेंजी का जन्म जो था 1754 में हुआ था, ये आपको याद रखना है, पैसेज में इसके बारे में दे रखा है। तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा जो 1800 ईस्वी में इस विजयनगर साम्राज्य की सबसे पहले खोज की शुरुआत की जाती है। और मैकेंजी एक ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे, जो कि एक इतिहासकार व मानचित्रकार और सर्वेक्षणकार भी थे। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। मैकेंजी द्वारा विरूपाक्ष तथा पंपा देवी के पूजा स्थलों के पुरोहितों यानी कि पंडितों से बातचीत के पश्चात विजयनगर साम्राज्य के बारे में अधिक जानकारी जुटाई गई। हुआ क्या कि विजयनगर साम्राज्य के जो विरूपाक्षर जो आपका विठल मंदिर था, यहाँ के जो पुजारी थे उनसे गाइस कॉलिन मैकेंजी द्वारा पूछा गया कि साम्राज्य के बारे में क्या इतिहास है, क्या रहा है साम्राज्य का। तो इन पुरोहितों से जो कॉलिन मैकेंजी द्वारा जानकारी इकट्ठा की गई थी, उसके बाद जो था इस साम्राज्य के बारे में कुछ जानकारी हमें बताई गई थी कि इस तरीके का कोई साम्राज्य यहाँ पर अस्तित्व में रहा था। इसी आधार पर मैकेंजी द्वारा इस क्षेत्र का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया गया, जब इसने पुरोहितों से बातचीत करके जो था साम्राज्य के बारे में जानकारी इकट्ठा की। उसके बाद गाइस क्या होता है, 1836 आते आते 1836 ईस्वी तक आते आते अभिलेखकर्ताओं द्वारा हम्पी के कई अन्य मंदिरों से दर्जनों अभिलेख एकत्रित किए गए। अभिलेख मैंने आपको पढ़ा रखा है ऑलरेडी कि मिट्टी, पत्थर या धातु जैसी कठोर सतह पर खुदे हुए लेख को गाइस क्या कहते हैं, हम अभिलेख कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में अन्य मंदिरों से बहुत सारे अभिलेख इकट्ठा किए गए, वहां से भी गाइस हमें विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी मिली। उसके बाद गाइस क्या होता है कि इस प्रकार इतिहासकारों द्वारा विजयनगर से प्राप्त इन स्रोतों का विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों, तेलुगु कन्नड़ भाषा में रचित साहित्य से मिलान किया गया। यानी कि जो विदेशी वृत्तांत थे ना गाइस, और जो हमारे तेलुगु कन्नड़ भाषा में रचित जो ग्रंथ थे, उन सभी की क्या की गई, आपस में मिलान की गई, मैचिंग की गई, और वहां से जो था गाइस कुछ सारांश इकट्ठा किया गया और उसके आधार पर जो था विजयनगर साम्राज्य का इतिहास लिखा गया था। ठीक है, तो इस तरीके से विजयनगर साम्राज्य की खोज होती है। सबसे पहले इसकी खोज का श्रेय किसको जाता है, तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी होते हैं जो इसकी खोज का प्रयास शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे गाइस आपकी बुक में आपको टॉपिक देखने को मिलेगा एक राय, नायक तथा सुल्तान। अब इसमें बताया क्या है ये आप जान लीजिए।
कि विजयनगर में गाइस जो शासक होते हैं उसको राय बोला जाता है। ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है कि विजयनगर में जो भी शासक या राजा होगा उसको हम क्या बोलते हैं, राय बोलते हैं। और विजयनगर में गाइस जो सेना होती थी, सेना का अपना एक प्रमुख कमांडर होता था। जैसे आज के टाइम पे भारत की सेना है उसका भी एक कमांडर होता है, तो इसके कमांडर को गाइस नायक बोला जाता था, जबकि वहां का जो शासक होता था उसको हम क्या बोलते थे, राय बोलते थे। यहाँ से समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया होगा आई बिलीव। यहाँ पे क्या लिखा है कि विजयनगर के राय अर्थात शासकों द्वारा विजयनगर की परंपरागत मंदिर निर्माण की कला को जीवित रखा गया। क्या होता था कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से पहले जो था, इस क्षेत्र में बहुत सारे राजाओं ने, जैसे कि चोल वंश के शासक, चेल वंश के शासकों द्वारा जो था अनेक मंदिर बनाए गए थे। जब विजयनगर की स्थापना होती है तो विजयनगर के शासक जो होते हैं गैस, उस मंदिर निर्माण की जो परंपरा चल रही आती है इस दक्षिण भारत में, उसको गैस ये हमेशा बढ़ावा देते हैं और मंदिरों को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान भी देते हैं। इसी वजह से आगे जाके आप बहुत सारे मंदिरों के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ के जो मंदिर है ना गैस, वो बहुत ही ज्यादा वर्ल्ड में फेमस है। ठीक है, तो इस तरह इन शासकों द्वारा विजयनगर क्षेत्र में कई बड़े बड़े मंदिर बनवाए गए और उन्हें संरक्षण भी प्रदान किया गया, जैसे राम मंदिर, हजार खंबा वाला मंदिर आदि। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि पहले से जो मंदिर यहाँ पे बनाने की जो परंपरा थी उसको जो था विजयनगर के शासकों ने आगे बढ़ाने का काम किया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस टॉपिक के बारे में, राज्य का चरमोत्कर्ष तथा पतन, यानी कि राज्य जो है किस तरीके से अपना जब उसकी स्थापना होती है और किस तरीके से साम्राज्य का विकास होता है, किस तरीके से साम्राज्य जो है अपने विकास की ओर बढ़ता है। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य में गाइस एक मैंने आपको बताया शासक जो है कृष्णदेव राय है। ये कृष्णदेव राय गाइस वही है जो विक्रम बेताल वाली, अगर बहुत सारे दोस्तों ने कहानी सुनी होगी ना, तो विक्रम बेताल वाली जो कहानी में गाइस कृष्णदेव राय है, वही राय है, कृष्णदेव राय राजा। ठीक है, तो ये जो है गाइस विजयनगर साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली एवं महान और प्रतापी राजा माने जाते हैं, क्योंकि इन्हीं के शासन काल में गाइस विजयनगर साम्राज्य काफी ज्यादा फलता फूलता है। और इन्हीं के शासन काल में गाइस विजयनगर साम्राज्य में क्या होता है, बहुत ज्यादा शांति का, सुख का दौर रहता है। ठीक है, तो कृष्णदेव राय जो था तुलु वंश से संबंधित थे। थोड़ा इनके शासन काल की बात कर लेते हैं। तो इनकी तुलु वंश की स्थापना आपको मैंने बताया था वीर नरसिंह ने की थी। ठीक है, जो कि 1505 में भी तुलु वंश अस्तित्व में आता है और 1570 तक जो है ये वंश अस्तित्व में रहता है। यहाँ से आप समझ गए जी, बिल्कुल समझ गए। अब यहाँ से एक नंबर में आपसे पूछा भी जा सकता है कि तुलु वंश की स्थापना किसने की थी, तो वीर नरसिंह ने की थी। और कृष्णदेव राय जो था किस वंश से संबंधित थे। आपको कृष्णदेव राय के बारे में बहुत याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं गाइस। अब इनके शासनकाल को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, सबसे प्रतापी शासक क्यों माने जाते हैं, ये आपको यहाँ पे पढ़ के समझ में आ जाएगा। और इसी पे क्वेश्चन गाइस घुमा के पूछा जाता है, बहुत बार गाइस ये क्वेश्चन आता है, मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप जानिए कि आखिर ये इतने प्रतापी राजा, महान शासक क्यों माने जाते हैं। तो कृष्णदेव राय का शासनकाल जो है गाइस विजयनगर साम्राज्य में शांति और समृद्धि का काल माना जाता है। क्योंकि 1512 ईस्वी में इन्होंने तुंगभद्रा एवं कृष्ण नदी के मध्य रायचूर द्वाब क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। मैंने बताया था ना कि कृष्ण नदी आपके ऊपर की तरफ बह रही है और तुंगभद्रा नदी यहाँ पे नीचे की तरफ बह रही है। इसके बीच का जो क्षेत्र था रायचूर क्षेत्र, उसको लेकर गए बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य में गैस हमेशा तनातनी चलती रहती थी। तो कृष्णदेव राय जो थे गैस, इन्होंने इस क्षेत्र को कब्जा कर लिया था और इससे क्या था, लड़ाई भी समाप्त हो गई, फिर विजयनगर को काफी ज्यादा इससे लाभ भी पहुंचा था। तो इस वजह से गैस ये थोड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और 1514 ईस्वी में ओडिशा के गजपति शासकों को भी इन्होंने हराया था। ओडिशा गैस आपको पता है कि उत्तर भारत में इस तरीके से यहाँ पे आपका पड़ता है, सॉरी उत्तर भारत में नहीं। तो यहाँ के गैस शासक हुआ करते थे गजपति, यह जो था हाथी बहुत ज्यादा रखते थे, इसलिए इसको गजपति बोला जाता था। तो इसको इन्होंने हराया था। ठीक है, और 1520 में गए बीजापुर के सुल्तानों का भी इन्होंने दमन किया था कि इन्होंने हमारे कृष्णदेव राय ने जो था पहले रायचूर पर कब्जा करते हैं, फिर गजपति शासक को हराते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं गैस बीजापुर के सुल्तानों को भी हरा देते हैं। और कृष्णदेव राय द्वारा विजयनगर में कई विशाल एवं सुंदर मंदिरों का निर्माण भी करवाया गया था, जैसे हजार राम मंदिर व गोपुरम आदि बनवाए गए थे। और बहुत सारे गोपुरम को बनवाने का श्रेय गाइस इन्हें जाता है। गोपुरम मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को ना गोपुरम समझ में नहीं आते, क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं गाइस गोपुरम को अच्छे से बताते ही नहीं उन्हें। तो गाइस यहाँ से मैंने गूगल से कुछ चित्र भी दिए, आई बिलीव आपको इस गोपुरम को पढ़ने के बाद आज के बाद आप किसी से पूछोगे भी नहीं कि गोपुरम होते क्या है, क्योंकि गाइस मैं यहाँ पे आपको दिखाकर और आपको इतने अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ कि आप पूछोगे नहीं। और गोपुरम को लेकर गाइस मेरे टाइम पे क्वेश्चन आया था कि गोपुरम क्या होते हैं और उनकी विशेषताओं का वर्णन करें, तो ये गोपुरम भी आपको याद रखना है। होते क्या है गोपुरम, देखिए तो विजयनगर साम्राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में मंदिरों के लिए द्वारा जो ऊंचे प्रवेश द्वार बनाए गए थे उन्हें ही गोपुरम कहा जाता था। तो आप देख रहे होंगे ये मंदिर है, अभी आप ऊपर का हिस्सा भूल जाओ, तो ये मंदिर है। ठीक है, तो मंदिर के ऊपर गाइस क्या होता था, मंदिर के बाहर जो मुख्य दरवाजा होता था, इसके ऊपर जो बड़े बड़े विशाल प्रवेश द्वार जो बनाए गए ना, ये शिखर
के त्रिभुज आकार के, ये जो बड़े बड़े शिखर से बना रखे हैं त्रिभुज आकार के मंदिर के बाहर प्रवेश द्वार जो ऊंचे ऊंचे बने, इन्हीं को गाइस क्या कहा जाता है, गोपुरम कहा जाता है। ठीक है, तो विजयनगर में गाइस मंदिरों के बाहर मुख्य द्वार के ऊपर जो था बड़े बड़े प्रवेश द्वार जो बनाए गए थे, उन्हीं को गोपुरम कहा जाता था। आप ध्यान से देख सकते हो जो बड़े बड़े प्रवेश द्वार से हैं, इनसे क्या होता था, मंदिरों की अलग ही विशेषता सामने उभर कर आती है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो इन्हीं गाइस गोपुरम कहा जाता था। आई बिलीव यहाँ से आप देखने के बाद समझ गए होंगे, आप बता भी दोगे गोपुरम किसे कहते हैं। तो गोपुरम गाइस आखिर बनाए क्यों जाते थे, इसका फायदा क्या होता था, ये देखिए। तो गोपुरम गाइस इतने बड़े प्रवेश द्वार होते थे कि इनसे मंदिरों के अंदरूनी भाग भी जो था बोने लगने लग जाते थे। यहाँ पर आपको गाइस बोने यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई। आप सिंपल सी बात है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको देखने में यहाँ पे गाइस पता चलेगा कि ये बड़े बड़े प्रवेश द्वार केवल ये दिख रहे हैं। अगर आप गूगल से सर्च मारोगे विजयनगर साम्राज्य के मंदिर, तो मंदिर पीछे तक बहुत एरियाज में फैले हुए हैं। इतने बड़े गाइस प्रवेश द्वार है कि इनसे मंदिर अंदर के दिखते ही नहीं है। ठीक है, तो ये इतने बड़े प्रवेश द्वार होते थे गाइस कि इनके सामने जो होता था मुख्य मंदिर जो होते थे बौने प्रतीत होते थे, और गोपुरम के द्वारा दूर से ही किसी भी मंदिर का आसानी से पता लगाया जा सकता था कि ये मंदिर कौन सा है। सिंपल सी बात है, जो ऊंची चीज होगी उसको हम दूर से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो गोपुरम से ही गाइस विजयनगर शासकों की शक्ति तथा उनकी आर्थिक स्थिति का भी पता चल रहा है। सिंपल सी बात है, जिस शासक ने इतने बड़े बड़े प्रवेश द्वार इतनी अच्छी नक्काशी करके बना रखे, इतने सुंदर सुंदर, कभी आप इनको हकीकत में देखोगे तो आप देख के अचंभित रह जाओगे, इतने सुंदर है। तो सिंपल सी बात है, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली और आर्थिक रूप से प्रबल शासक रहा होगा, तभी तो वो बनवा पाया। और ये शिल्प एवं चित्रकारी से अत्यधिक मात्रा में सजाए जाते हैं, और यह चित्रकारी मंदिर के प्रधान देवता से संबंधित होती है, यानी कि देवता की मूर्तियां जो है इसके ऊपर बनाई जाती हैं देवी देवताओं को दर्शाने के लिए। तो ये होते हैं गाइस गोपुरम, जो मंदिरों के बाहर जो बड़े बड़े प्रवेश द्वार लगाए जाते हैं वो होते हैं आपके गोपुरम। ठीक है, तो विजयनगर के समीप गाइस कृष्णदेव राय द्वारा अपनी मां के नाम पर एक उपनगर नगलपुरम की स्थापना भी की गई थी। ये भी आपको याद रखना है, नगलपुरम की स्थापना करते हैं। और कृष्णदेव राय के पश्चात विजयनगर के राजा सदाशिव बनते हैं। ठीक है, सदाशिव बनते हैं तो तुलुप वंश के अंतिम शासक होते हैं, जिन्हें अराविदु वंश के संस्थापक तिरुमल द्वारा जो था पराजित कर अराविदु वंश की स्थापना कर दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ से गाइस हमने देखा विजयनगर साम्राज्य में जो था हमारे कृष्णदेव राय महत्वपूर्ण क्यों माने जाते हैं, ये मैंने आपको बताया। क्योंकि गाइस वो जो होते हैं रायचूर क्षेत्र पर कब्जा कर लेते हैं, गजपति शासकों को, ठीक है, बीजापुर के सुल्तानों को हरा देते हैं, और बहुत सारे गाइस वो मंदिरों का निर्माण कराते हैं, जैसे कि गोपुरम का निर्माण करवाते हैं। साथ ही साथ गाइस वो एक नगरपुरम उपनगर की भी स्थापना करते हैं। और इनके शासन काल में गाइस क्या होता है, जनता का, प्रजा का जो है काफी ज्यादा कल्याण किया जाता है, और प्रजा जो है काफी ज्यादा सुख समृद्धि का दौर देखती है इन्हीं के शासन काल में। इसी वजह से गाइस क्या है, विजयनगर साम्राज्य में जो है कृष्णदेव राय को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। अब यहाँ से गाइस क्वेश्चन किस तरीके से आता है ये आप देख लीजिए। क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि कृष्णदेव राय की विशेषताओं का वर्णन करें, डायरेक्टली ये पूछ लिया जाता है। या आप ये बात कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि कृष्णदेव राय का जो शासन काल है विजयनगर में शांति और समृद्धि का दौर माना जाता है। तो आपको ये सारे पॉइंट लिखने होंगे 4 मार्क्स में। या इस तरीके से आता है कि कृष्णदेव राय के शासन काल की चारित्रिक विशेषताएं विस्तार और सुदृढ़ीकरण का कारण था, स्पष्ट कीजिए। आपकी बुक की लाइन है एनसीईआरटी की, ऐसी इस तरीके से आपकी लाइन पूछ ली जाती है पेपर में, तो ये भी आपको याद रखनी है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन आता है। मैंने आपको गाइस आपके मुख्य बिंदु में पतन वाला टॉपिक एंड में दिखाया था, लेकिन पतन भी गाइस हम यहीं पे पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, और पतन भी गाइस आपको स्टार्टिंग में ही दे रखा है, तो पतन भी हम देख लेते हैं। तो अभी यहाँ पे गाइस हमने देख लिया विजयनगर साम्राज्य क्या है, कैसे इसकी स्थापना होती है, सबसे महत्वपूर्ण शासक हमारे कौन माने जाते हैं, कृष्णदेव राय माने जाते हैं, क्यों माने जाते हैं वो भी हमने देख लिया। बात कर लेते हैं साम्राज्य का गाइस पतन कैसे होता है। ये मैं आपको फर्स्टली ही पढ़ा रहा हूँ, बाद में हम अन्य टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं आखिर इस साम्राज्य का पतन कैसे होता है, यानी कि इतना बड़ा साम्राज्य जिसकी स्थापना गाइस 14वीं शताब्दी में लगभग होती है, और 16वीं शताब्दी के अंत तक ये साम्राज्य अस्तित्व में रहता है। और इस साम्राज्य की स्थापना जो अंत जो है कैसे हो जाता है, तो देखते हैं वो कारण। तो विजयनगर साम्राज्य में गाइस अक्षय जो था शासन प्राप्ति को लेकर जो था ग्रह चलते रहते थे। मैंने आपको बताया ना कि विजयनगर साम्राज्य में गाइस क्या होता है, 4 वंश शासन करने आते हैं, संगम वंश, सुलू वंश, तुलु वंश और अराविदु वंश। तो क्या होता है, संगम वंश को क्या करते हैं, सुलू वंश के वीर नरसिंह जो होते हैं वो हरा देते हैं। फिर तुलु वंश के शासक आते हैं, ठीक है, उसके संस्थापक आते हैं, वो किसको हराते हैं, सुलु वंश को हराते हैं। फिर तिरुमल आते हैं, वो किसके, अराविदु वंश के संस्थापक होते हैं। तो गाइस क्या होता है, एक दूसरे को हरा कर जो था अपनी सत्ता प्राप्ति करना चाहते थे, और इसी जो आपसी रक्तरंजिश जो चलती रहती थी सत्ता प्राप्ति को लेकर, इसने जो था साम्राज्य की ताकत को कहीं ना कहीं कमजोर कर दिया। ठीक है, तो इसी वजह से गाइस इन युद्धों ने क्या करा, साम्राज्य की शक्ति को कमजोर कर दिया, जो आगे चलकर क्या हुआ, विजयनगर साम्राज्य के एक पतन का कारण बना। और कई बार अमरनायक, मैंने आपको बताया सेना का जो प्रमुख होता था उसे अमरनायक बोला जाता था, ये भी इतने शक्तिशाली हो जाया करते थे कि वह स्वयं जो था राजा के विरुद्ध जो था संघर्ष कर दिया करते थे, और राजा को जो था अपना पद को छोड़ना पड़ता था, जो कि इसके आगे चलकर एक पतन का कारण बनता है। और कृष्णदेव राय के बाद
तो साम्राज्य में कोई भी योग्य राजा नहीं रहा था जो कि साम्राज्य को जो थी कमान काफी लंबे समय तक संभाल सके, साम्राज्य में काफी ज्यादा विकास कर सके। इस वजह से साम्राज्य जो है अपने जो है पतन की तरफ चलने लगता है और आगे चलकर जो है 1565 में जो है लगभग इसका पतन हो जाता है। 1565 में गाइस क्या होता है, एक टर्निंग पॉइंट सामने आता है। जब ये सुनिश्चित हो जाता है कि विजयनगर साम्राज्य का जो है पतन होकर ही रहेगा। तो ये क्या होता है 1565 में ऐसा टर्निंग पॉइंट, तो होता क्या है कि 1565 में गए तालीकोट में युद्ध होता है। तालीकोट एक जगह का नाम है, तालीकोट में युद्ध होता है। ठीक है, इसमें विजयनगर की सेना का जो युद्ध होता है अहमदाबाद, गोलकुंडा और बीजापुर की तीनों सेनाओं के साथ विजयनगर की सेना लड़ती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गैस तीनों सेनाएं जब एक सेना के साथ लड़ेगी तो सिंपल सी बात है उसके सामने वो कमजोर साबित हो जाएगी। ठीक है, कमजोर प्रतीत होगी। तो ऐसे में गैस क्या होता है, नेगेटिव इंपैक्ट ये पड़ता है कि विजयनगर की सेना जो है तीनों सेनाओं की संयुक्त सेना के सामने हार जाती है और बुरी तरह पराजित होती है। इससे गाइस क्या होता है, विजयनगर साम्राज्य का पतन पूरी तरीके से सुनिश्चित हो जाए और जो विजय सेना थी यानी कि जो तीनों राज्यों की जो मिलाकर सेना बनाई गई थी, विजय सेना द्वारा गैस क्या होता है, विजयनगर शहर को पूरी तरीके से लूट लिया जाता है और इस तरह लगभग 17वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक ये साम्राज्य जो है पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। तो आपने गाइस यहाँ पे देखा इस साम्राज्य का पतन किस तरीके से होता है कि स्टार्टिंग में जो था सत्ता प्राप्ति को लेकर क्या होता है, एक वंश दूसरे वंश को पराजित करने का प्रयास करता है, जिससे क्या होता है साम्राज्य में अंतर विरोधी गतिविधियां बढ़ने लगती है जो आगे चलकर साम्राज्य के पतन का कारण सुनिश्चित होती है। अमरनायक भी कई बार राजाओं के प्रति युद्ध कर देते थे और कृष्णदेव राय के बाद तो कोई भी ऐसा शक्तिशाली शासक नहीं आया जो साम्राज्य को अच्छे दिशा में लेकर जा सके। और 1565 में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जिस वजह से गाइस क्या होता है, साम्राज्य पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। तो गाइस हम फर्स्ट पार्ट में इतना ही पढ़ेंगे। आई बिलीव यहाँ से पढ़ के आपको समझ में आएगा। यहाँ से हमने पढ़ा क्या है ये आप जान लीजिए। यहाँ से हमने देखा कि हमारा विजयनगर साम्राज्य क्या है, इसकी स्थापना कैसे होती है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में गए 2-4 वंश कौन कौन से होते हैं, कृष्णदेव राय क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट माने जाते हैं और विजयनगर साम्राज्य का गैस पतन किस तरीके से होता है। तो हमने फर्स्ट पार्ट में यही देखा। बाकी गाइस हम सेकंड पार्ट में अन्य टॉपिक पे बात करेंगे। तो वीडियो में गाइस कहीं भी आपको डाउट लगा तो प्लीज आप मुझसे पूछ लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी यार प्लीज कमेंट करके आप बता दिया करें गाइस, ताकि आपके एक गाइस जवाब से, आपके शेयर से गाइस, सब्सक्राइब से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज आप इन चीजों को करा करें गाइस। ठीक है, तो वीडियो में कहीं भी डाउट होगा तो प्लीज पूछ लीजिएगा। मिलेंगे गाइस अपने नेक्स्ट पार्ट में इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।